Hello all, this is the last video for वर्ल्ड ज्योग्राफी। जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कंटेंट कंज्यूम कर पाना यानी याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, और इससे ज़्यादा कंसाइज मैनर में, एग्ज़ाम रेलेवेंट मैनर में यूपी पीसीएस के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में किसी का भी कंटेंट नहीं है। आई कैन से दिस बिकॉज मैं खुद बहुत भटका हूँ इसी पोर्शन के लिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, बहुत सारे नोट्स भी देखे हैं, लेकिन लास्ट में मुझे ये नोट्स खुद से ही बनाने पड़े क्योंकि ऐसा मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। और एग्ज़ाम निकालने के लिए, क्वेश्चन सही करने के लिए इतना पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना भी चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ आपको। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिंसियरली इस वीडियो को देखें और नोट से बार बार लगातार रिवीजन करते रहें। जितनी मेहनत करनी है उतनी तो करनी ही पड़ेगी। काम चोरी से कट ऑफ क्रॉस नहीं होगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी की 5 वीडियो पूरी देखिए, कंप्लीट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। अभी इसके बाद मैं कॉम्प्रिहेंसिव वर्ल्ड ज्योग्राफी का पीडीएफ डाल दूंगा। आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस ठीक होंगे, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बहुत हल्ला मचाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और उल्टा सीधा थंबनेल लगा के अपनी इंटीग्रिटी और इस सिविल सर्विस एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी को कम बिल्कुल मैं कभी नहीं कर सकता, है ना। सो प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़, वर्क हार्ड, देयर इज़ ओनली वन वे टू राइट मेंस। ठीक है, ये चीज़ आप बिल्कुल क्लियरली समझ लो। देयर इज़ ओनली वन वे टू राइट मेंस। ग्राइंड एज मच एज यू कैन। जितना मेहनत करोगे, जितना घिसोगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप मेंस लिखोगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। वी विल फर्स्ट see about universe. Idea of expanding universe was given by जॉर्ज लेमात्रे। मिल्की वे का शेप कैसा है? स्पाइरल शेप है, ये तो हमें सबको पता है, लेकिन बार्ड स्पाइरल शेप है। अब स्टार फॉर्मेशन की 3 फेजेस होते हैं इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले होता है प्रोटोस्टार, उसके बाद मेन सीक्वेंस स्टार बनता है, फिर धीरे धीरे उस स्टार का जो फ्यूल है, और स्टार का फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन। स्टार में जो हाइड्रोजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो इसके बाद वो स्टार क्या बनता है? मेन सीक्वेंस स्टार के बाद रेड जायंट या रेड सुपर जायंट। और इस जब ये रेड सुपर जायंट या रेड जायंट बन जाता है तो इसके बाद होता है एक्सप्लोजन, जिसको नोवा या सुपरनोवा बोलते हैं। अब यहाँ से 3 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो वो स्टार ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, और या तो वो स्टार ब्लैक होल बन जाएगा। तो अगर उस स्टार का जो मास है वो 1.44 टाइम्स ऑफ सन के मास है ना, सन का जो मास है उससे 1.44 टाइम्स से कम है, तो वो वाइट डॉर्फ बनेगा। अगर उसका 1.44 से लेके 3 टाइम्स मास ऑफ सन है, जैसे मास ऑफ सन अगर 1 किलो है तो उसका 3 किलो अगर वजन है, तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर 3 टाइम्स, 3 गुना सन के 3 गुना मास से भी ज़्यादा है, तब वो बनेगा ब्लैक होल। ठीक है। अब ये चंद्रशेखर लिमिट क्या है? यही जो हमने देखा ना, ये 1.44 टाइम्स ऑफ सन का मास होगा तो वाइट ड्वार्फ बनेगा। 1.44 से 3 टाइम्स मास ऑफ सन होगा तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। तो ये जो 1.4 टाइम्स ऑफ सोलर मास है, इसी को हम चंद्रशेखर लिमिट भी कहते हैं। इट डिटरमाइंस द डेथ रेट ऑफ स्टार, डेथ स्टेट ऑफ स्टार। मतलब जब स्टार की डेथ होगी
तो वो किस में कन्वर्ट होगा, ब्लैक ड्वार्फ में या न्यूट्रॉन स्टार में या ब्लैक होल में, तो वो ये चंद्रशेखर लिमिट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। ब्लैक होल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एस चंद्रशेखर और इनको नोबेल मिला था 1983 में W.A. फाउलर के साथ में। सन टेक्स 22.5 to 25 crore years to revolve around galaxy, that is galactic center। गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे। और सन की स्पीड क्या होती है, 220 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और इसमें इसको कितने साल लग जाते हैं, 25 करोड़ साल लग जाते हैं एक बार मिल्की वे के अराउंड घूमने में। और सन्स डिस्टेंस फ्रॉम गैलेक्टिक सेंटर, यानी ये अगर मिल्की वे है, यहाँ पे अगर सन है, तो ये जो गैलेक्टिक सेंटर है यानी मिल्की वे का जो सेंटर है, वहाँ से सन की जो डिस्टेंस है वो लगभग 30,000 लाइट ईयर्स है। वन कॉस्मिक ईयर या वन गैलेक्टिक ईयर, ये क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड बाय सन फॉर वन रिवॉल्यूशन। इसी को कहते हैं वन कॉस्मिक ईयर या वन गैलेक्टिक ईयर। और वो कितना टाइम है, 22 करोड़ साल से लेके 25 करोड़ साल। व्हाट इज वन लाइट ईयर? अब जैसे ये पूछ सकता है कि कॉस्मिक ईयर या गैलेक्टिक ईयर किस चीज़ की यूनिट है, तो ये टाइम की यूनिट है कि लेंथ या डिस्टेंस की यूनिट है, तो ये तो टाइम की यूनिट है। लेकिन लाइट ईयर अगर पूछ ले, वन लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस की यूनिट है। और लाइट ईयर क्या दिखाता है, लाइट अगर वैक्यूम में ट्रेवल कर रही है तो वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यही एक लाइट ईयर का माप होता है। तो कितना ट्रेवल करेगी, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट जो है एक लाइट ईयर में एक साल में 9.461 × 10⁻15 मीटर्स ट्रेवल करती है। लाइट की स्पीड क्या है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और एक लाइट ईयर में कितना ट्रेवल करेगी, 9 × 10⁻15 मीटर। ये एग्जैक्टली ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइट ईयर क्या है, गैलेक्टिक ईयर या कॉस्मिक ईयर क्या है। ओके, चंद्रशेखर लिमिट। आफ्टर दिस लिमिट, फ्री रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स गेट एनर्जाइज्ड इनफ to leave orbit and leave behind neutrons. This condition is known as neutron star या pulsar। चंद्रशेखर लिमिट जो है, जो हमने बताया 1.4 टाइम्स ऑफ सन्स मास, उस लिमिट को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, तो ये इनमें की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एटम, जिस भी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, उस ऑर्बिट को तोड़ देते हैं या उस ऑर्बिट से अलग हट जाते हैं। और इसी कंडीशन में बनते हैं न्यूट्रॉन स्टार या फिर पल्सर कहते हैं। पल्सर क्या होता है, रोटेटिंग स्टार। ग्रेट बियर कॉन्स्टिलेशन, अर्सा मेजर और सप्तऋषि, ये सब कॉन्स्टिलेशंस हैं। ओरियन नेबुला, ये मिल्की वे में है और ये नेकेड आई से देखा जा सकता है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी क्या है, इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू सन। एंड सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है, बीटलगुइस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, कभी नहीं भूलना है। प्रोक्सिमा सेंटाउरी और बीटलगुइस ये दोनों क्लोजेस्ट स्टार हैं सन के, क्योंकि सन भी एक स्टार है और हमारी अर्थ का मेन ओनली एनर्जी सोर्स है। Red dwarfs. What are red dwarfs? They are the smallest stars. Event horizon क्या होता है? It is the defining boundary around black hole. मतलब ये मान लो ब्लैक होल है, ये इवेंट होराइजन है, इसके बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी तो प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्लैक होल से बच जाएगा, यानी इसमें जाने से बच जाएगा।
लेकिन अगर ये इवेंट हॉराइजन है हमारा और ये ऑब्जेक्ट इस बाउंड्री को पार कर गया तो कन्फर्म है कि वो ब्लैक होल में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ये होता है इवेंट हॉराइजन। सिंगुलैरिटी क्या है? वेयर ग्रेविटेशनल एरिया ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज बिकम इनफाइनाइट। स्ट्रिंग थ्योरी क्या मानती है कि सभी मैटर, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग्स। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है स्ट्रिंग थ्योरी का, और इसके लिए हमारे इंडिया में ही बहुत अच्छी रिसर्च चलती है। इनफैक्ट उत्तर प्रदेश में ही एक हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ के एक मैथमेटिशियन को स्ट्रिंग थ्योरी पे ही रिसर्च करने के लिए शायद फील्ड्स मेडल या कोई और बहुत बड़ा प्राइज मिला हुआ है। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिलेशंस 88 हैं। ब्रिटल स्टार, ये क्या है? ये कोई स्टार नहीं होता है, ये एकिनोडर्म है, एक्वाटिक एनिमल है, इसको सी क्रॉलर भी कहते हैं। व्हाट आर क्वाज़र्स? कुछ गैलेक्सीज के सेंटर में बहुत ज़्यादा चमकने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको क्वाज़र बोलते हैं। सोलर सिस्टम देखते हैं। अर्थ की मैक्सिमम मीन डेंसिटी कितनी है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सैटर्न की मिनिमम मीन डेंसिटी है 0.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वैल्यूज़ नहीं याद रखनी आपको, ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की और सबसे कम सैटर्न की। सन का जो मास है वो पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% ऑफ द मास ऑफ सोलर सिस्टम है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी है, लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट वीनस एंड फारदेस्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी होगी? जो सबसे बड़ा होगा, यानी जुपिटर की। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? ऑर्बिट अराउंड स्टार वेयर प्लैनेट्स कैन हैव वाटर एट अप्रोप्रिएट प्रेशर। जैसे सन है तो सन के एक जोन है जिसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं, ये हर एक स्टार के अगल बगल होता है। यहाँ पे क्या होता है? पानी मिलने की संभावना होती है। ठीक है, वारा मिहिर और निकोलस कोपरनिकस, इन दोनों ने बताया था कि अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, और गैलीलियो ने प्रिंसिपल दिया था फॉलिंग कॉमेट्स का। जो कॉमेट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये गैलीलियो ने बताया था। एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में। क्यूपर बेल्ट कहाँ है? प्लूटो के भी बाद में। अर्थ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो आयरन 35% जो कि सबसे ज़्यादा है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है। सन के बारे में देखो तो फोटोस्फीयर क्या होता है? जो ब्राइट आउटर लेयर जहाँ से रेडिएशन निकलती है उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। और सन की एनर्जी हम सबको पता है न्यूक्लियर फ्यूजन से आती है, जहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स मिल जाते हैं, हीलियम बना लेते हैं, और उसी से निकलती है बहुत ज़्यादा एनर्जी। सोलर एक्लिप्स कब होता है? या तो न्यू मून पे होता है या तो फुल मून पे होता है। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो टोटल सोलर एक्लिप्स की हो सकती है वो है 8 मिनट। 8 मिनट से ज़्यादा टोटल सोलर एक्लिप्स नहीं हो सकता है। सन स्पॉट्स क्या होते हैं? ये डार्क पैचेस होते हैं सन पे, आपको कभी कभी दिखाई देंगे। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है कि कम होता है? तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है। अर्थ सबसे क्लोज कब होती है सन के? जब हिंदुस्तान में ठंडी पड़ती रहती है 3 जनवरी को, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम? पेरीहीलियन। और अर्थ सबसे दूर कब होती है सन के? 4 जुलाई को, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अपहीलियन। ओके, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने किलोमीटर्स होते हैं? लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स होते हैं। सन का जो साइज है वो धरती के साइज के 109 गुना है। इट इज 109 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, इट हैज़ नो सैटेलाइट, और वीनस की भी कोई सैटेलाइट नहीं है। एंड अच्छा,
एल्बिडो क्या होता है? कोई बॉडी कितनी ब्राइट है वो उसके एल्बिडो पे डिपेंड करता है। एल्बिडो क्या होता है? कितनी लाइट वो बॉडी रिफ्लेक्ट कर दे रही है। जितनी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी उतनी ब्राइट दिखेगी और उतना ज़्यादा उसका एल्बिडो होगा। वीनस को कहते हैं ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। इसी को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। वीनस और यूरेनस, इन दो प्लैनेट्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्लैनेट एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और वीनस और यूरेनस जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं। अर्थ कितने डिग्री पे टिल्टेड है अपनी एक्सिस से? तो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है और इसकी वजह से भी सीजन में चेंज आता है, रिवॉल्यूशन। और जो एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री का, इसी वजह से धरती पे सीजन्स चेंज होते हैं। 21 जून क्या है? समर सॉल्स्टिस। और 22 दिसंबर विंटर सॉल्स्टिस। लेंथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ इक्वेटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये अर्थ है, यहाँ पे इक्वेटर है। जो 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ का लैटिट्यूड होगा वो इक्वेटर की मान लो 100 किलोमीटर लेंथ है तो इसकी 50 किलोमीटर होगी। ठीक है। लेंथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड इज हाफ ऑफ इक्वेटर। ये पूछ सकता है कि कौन से लैटिट्यूड का इक्वेटर पे हाफ डिस्टेंस है, मतलब इक्वेटर से हाफ लेंथ का लैटिट्यूड कहाँ पे मिलता है? तो 40 डिग्री पे, 50 डिग्री पे, 80 डिग्री पे नहीं, 60 डिग्री पे मिलता है। अर्थ जब रोटेट करती है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वेटर पे लगती है और इस वजह से वेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। यानी ये इक्वेटर अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये पोल है ना। और अर्थ ऐसे रिवॉल्व कर रही है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर के साइड लगेगी। तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे खड़ा है और अंदर से उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगी तो इसका वेट कम हो जाएगा, और यहाँ पे खड़ा है तो अंदर से कम फोर्स लगेगी तो इसका वेट ज़्यादा हो जाएगा। यानी मेरा वेट अर्थ इधर इक्वेटर पे जाऊँगा तो कम होगा और पोल पे जाऊँगा तो ज़्यादा हो जाएगा। और मास हर जगह सेम रहेगा। What is a tropical year? Tropical year is the time that sun takes to return to the same position. Example, from summer solstice to summer solstice. जैसे ये इक्वेटर है, ये कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन यहाँ गया, यहाँ पे जब पहुँचा उसके बाद वापस घूम के जब यहाँ पे पहुँचा तो जितना टाइम लगा उसको कहते हैं ट्रॉपिकल ईयर। अर्थ की रिवॉल्यूशन की स्पीड कितनी है? 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। लगभग 30 किलोमीटर एक सेकेंड में अर्थ ट्रैवल कर रही है सन के अराउंड। और 8 मिनट 17 सेकेंड इज द टाइम टेकन बाय सन्स रेज टू रीच अर्थ। थुम्बा क्या है? थुम्बा एक जगह है केरला में, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन स्पेस साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है बिकॉज इट इज़ क्लोज टू मैग्नेटिक इक्वेटर। अब अर्थ की क्रस्ट की कंपोजिशन अगर देखें तो ऑक्सीजन कितना है अर्थ की क्रस्ट में? 46.71%, सिलिकॉन सेकेंड, थर्ड इज एल्यूमिनियम, फोर्थ इज आयरन। 3 होता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो ये क्रस्ट की कंपोजिशन है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड सिलिकॉन, थर्ड एल्यूमिनियम एंड फोर्थ इज आयरन। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थ की डायमीटर 12,800 किलोमीटर है। मून का भी जो कोर है वो भी अर्थ के कोर के जैसा ही है, यानी वो भी फ्लूइड है। जैसे अर्थ का फ्लूइड है वैसे ही मून का भी कोर फ्लूइड है। अर्थ के सबसे पास कौन सा प्लेनेट है? तो वीनस है, उसके बाद मार्स है, फिर मरकरी है और फिर जुपिटर है।
तो अगर हमें घूमने जाना होगा तो कहाँ जाएंगे? मार्स पे जाएंगे। वीनस पे क्यों नहीं जाएंगे? बहुत गर्मी है, हॉटेस्ट प्लैनेट, जल जाएंगे। अर्थ टेक्स 365.25 डेज टू रिवॉल्व वंस, इसी वजह से ये जो 0.25 है यही 4 साल में बन जाता है, और इसी वजह से लीप ईयर आता है हर 4 साल के बाद। अच्छा, डे और नाइट क्यों होता है? वो अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। मार्स में जो दिन का ड्यूरेशन है और जो एक्सियल टिल्ट है वो लगभग अर्थ के बराबर ही है, बस इतना पता होना चाहिए। यूरोपा क्या है? यूरोपा जुपिटर का एक मून है जहाँ पे कहते हैं कि एलियन लाइफ हो सकती है। ठीक है। जुपिटर जुपिटर के 95 मून्स हैं, और बढ़ गए हो तो क्या पता। सबसे बड़े मून्स देख लो, ये आईओ, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये हमको पता होने चाहिए कि इनको हम कहते हैं गैलीलियन मून्स। यूरोपा, गैनीमीड, कैलिस्टो, आईओ, ये सब जुपिटर के मून्स हैं। एंड गैनीमीड जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है, और ये जुपिटर का मून है। जुपिटर की जो रिंग्स हैं दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ सिलिकन। जुपिटर इज द फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट, और ये एक रिवॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के अराउंड। सैटर्न के 146 मून्स हैं। टाइटन सबसे बड़ा मून है। सेकंड सबसे बड़ा कौन सा है? उसका नाम है रिया। तो टाइटन और रिया। सैटर्न को ही ग्लोब ऑफ गैसेस भी बोलते हैं और गैलेक्सी लाइक प्लैनेट भी बोलते हैं। फोब जो है वो नेचुरल सैटेलाइट होती है। ऑर्बिट सैटर्न अपोजिट टू सैटर्न रोटेशन। जैसे सैटर्न ये है तो ये अगर ऐसे घूम रहा है तो इसकी सैटेलाइट ये है, तो वो ऐसे घूम रही है। ओके। यूरेनस टेक्स 84 years फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। यूरेनस को ही आइस जायंट भी बोलते हैं और ब्लू ग्रीन कलर का है। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। आइस जायंट कौन सा प्लैनेट है? यूरेनस। और ब्लू ग्रीन कलर का कौन सा प्लैनेट है? एक तो अर्थ ही है, दूसरा यूरेनस है। एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। मून के बारे में देखते हैं तो मून का डायमीटर कितना है? 3474 किलोमीटर। एंड मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ देखेंगे तो पेरिजी जो है मिनिमम डिस्टेंस है जब सुपर मून होता है, और लगभग 4 लाख किलोमीटर अपोजी है जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस है। ऑर्बिट अराउंड द अर्थ 27 days 7 hours 43 minutes में एक ऑर्बिट लगाता है। सोलर एक्लिप्स न्यू मून के दिन होता है। इसमें क्या होता है? मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है। लूनर इक्लिप्स ये फुल मून के दिन होता है। इसमें अर्थ जो है वो मून और सन के बीच में आ जाता है। और ब्लड मून क्यों होता है? टोटल एक्लिप्स की वजह से। ब्लू मून क्या होता है? ये हर 2.7 ईयर्स में जो एक एक्स्ट्रा फुल मून होता है उसी को ब्लू मून कहते हैं। ये कब होता है? जब 2 फुल मून आ जाएं एक ही महीने में तो होता है ब्लू मून। एक लूनर मंथ कितने दिन का होता है? तो 29.5 डेज का होता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी किसे कहते हैं? जो मून पे डार्क स्पॉट्स हैं उनको सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ये दोनों जो है मून पे कदम रखे थे, और एक और था माइकल कॉलिंस जो कि कदम नहीं रखा था। जब मून का साइज अर्थ हाफ ऑफ फुल मून होता है, यानी फुल मून का आधा हो जाता है, उस समय अर्थ सन और मून के बीच में 90 डिग्री, यहाँ अर्थ यहाँ मून यहाँ सन ऐसे होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। कॉमेट्स मेड ऑफ फ्रोजन गैसेस हेल्ड टुगेदर बाय रॉक्स एंड मेटल्स आर प्रेजेंट इन द क्यूपर बेल्ट।
कॉमेट्स कहाँ होते हैं? क्यूपर बेल्ट में होते हैं, और जब ये सन के पास पहुंचते हैं तो इनकी टेल निकल आती है। टेल क्या होती है? गैसेस की टेल होती है। हेलीज कॉमेट क्या है? ये अर्थ पे आता है एवरी 76 ईयर्स। अर्थ, इसमें टोटल 181 लैटिट्यूड्स होते हैं, जिसमें 179 रियल सर्कल्स होते हैं और 2 डॉट्स होती। लैटिट्यूड जानते हो ना, ये वाली जो लाइंस बनती हैं अर्थ पे, इसको लैटिट्यूड कहते हैं। तो 179 तो पूरा सर्कल बनेगा ऐसे ऐसे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक डॉट बनता है। 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये कहाँ मिलते हैं? गल्फ ऑफ गिनी, अटलांटिक ओशियन में। प्राइम मेरिडियन देख लो, कहाँ से पास होती है? ओनली थ्रू अंटार्कटिका इन सदर्न हेमिस्फीयर, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूके है, फ्रांस है, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगो एंड घाना। और देखो काफ़ी सारी कंट्रीज जो हैं वो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो है, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ वो टाइम फॉलो करती हैं, जैसे आइसलैंड, आयरलैंड, पोर्टुगल, कैनरी आइलैंड्स, बहुत सारी हैं। काचल आइलैंड क्यों फेमस है? ये निकोबार के पास है, और जो न्यू मिलीनियम यानी 2000 जब लगा तो पहली सन की रेज यहाँ पे दिखी 93 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट पे है। अच्छा, सबसे आसान, अगर आपको सबसे जल्दी या शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है तो आपको मेरिडियन के थ्रू जाना पड़ेगा। मेरिडियन क्या होता है? ये वाली लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं इसको कहते हैं मेरिडियन। इक्वेटर देख लो, 13 कंट्रीज से पास होता है। ECB, SGC डक्स और मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। ECB मतलब इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। SGC डक्स मतलब साओ टोमे प्रिंसेप, गैबोन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, कीनिया, सोमालिया, और इधर मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरिबाती। इक्वेटर की लेंथ लगभग 40,000 किलोमीटर है। 78% से ज़्यादा वाटर है और बाकी बचा लैंड है। टेम्परेचर रेंज देखोगे तो वो सबसे कम कहाँ होती है? इक्वेटर पे। टेम्परेचर रेंज का मतलब कि मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर होता है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं टेम्परेचर रेंज, और ये सबसे कम होता है, यानी मिनिमम वेरिएबिलिटी ऑफ टेम्परेचर होती है इक्वेटर पे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे सन पहुँचता है 21 जून को, जिसको समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। इस पे 17 कंट्रीज़ हैं। मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। और इधर एशिया में देखो तो सऊदी अरेबिया है, UAE, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान। मैक्सिको, बहामास, WM मान ले, और सुओ IBM CT, ये इसका कोड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देख लो तो ये 12 कंट्रीज से पास होता है। कैप B, NBS MM, और ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यू कैलेडोनिया, टोंगा, कुक आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड में, और फ्रेंच पॉलिनेशिया। ये जो NBS MM है, मोजाम्बिक, मडागास्कर, अर्जेंटीना, पेरू, बोलीविया, ये सब आपको देख लेना है मैप पे। डे एंड नाइट क्यों होती है हम पहले देख चुके हैं, रोटेशन की वजह से। डिफरेंस इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट ये क्यों होता है? एक्सियल टिल्ट की वजह से, यानी कभी ज़्यादा लंबे दिन होते हैं, कभी ज़्यादा लंबी रात होती है। ये क्यों होता है? तो ये एक्सियल टिल्ट की वजह से होता है। हमेशा दिन और रात बराबर कहाँ रहते हैं? इक्वेटर पे। 20 या 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स होता है, और 22 या 23 सितंबर को ऑटमनल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स मतलब सन जो है इक्वेटर के सामने आ जाता है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग ये सबसे सक्सेसफुल वे है ऑफ फिगरिंग आउट अर्थ की एज।
ग्रेट आइस एज किससे रिलेटेड है? तो प्लीस्टोसीन इपोक से। लिटिल आइस एज जो है 1650 से 1870 तक चली थी, इम्पॉर्टेंट है। डायनासोर्स अबाउट 6 करोड़ 70 लाख ईयर्स अगो डायनासोर्स धरती पे थे। इनका एविडेंस हमें मिलता है राहियोली खेड़ा गुजरात, इंडिया में बता रहा हूँ, और बाराशिमला हिल्स जबलपुर से। रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ पेट्रोलॉजी? पेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रॉक्स। इग्नियस रॉक्स होते हैं, इनमें कोई भी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे आपको, जैसे ग्रेनाइट हो गया, गैब्रो हो गया, पेग्माटाइट हो गया, बसाल्ट हो गया, ये सब इग्नियस रॉक्स हैं। द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर मेटामॉर्फोसिस इज़ ऑलवेज हायर दैन दोज एट अर्थ सरफेस। यानी अर्थ के सरफेस पे जो टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, मेटामॉर्फोसिस होने के लिए उससे ज़्यादा चाहिए होते हैं, यानी दब जाएगा। कोई भी जो पत्थर होगा वो किसी न किसी हायर प्रेशर से दबा होगा या हायर टेम्परेचर वाली जगह पे होगा, तभी मेटामॉर्फोसिस होगा और तभी वो मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होगा। ग्रेनाइट का नीस बन जाता है मेटामॉर्फिक, बसाल्ट का स्किस्ट या एम्फीबोलाइट बन जाता है, शेल का स्लेट, लाइमस्टोन का मार्बल बन जाता है, चॉक एंड डोलोमाइट का भी मार्बल बन जाता है, और सैंडस्टोन का क्वार्ट्जाइट बन जाता है। स्लेट का पायराइट बन जाता है, फाइलाइट का स्किस्ट बन जाता है, और गैब्रो का सरपेंटिनाइट बन जाता है। सैंडस्टोन फॉर्म्स अंडर सी और इन लो लाइंग एरियाज। समुद्र के नीचे बनेगा या तो सैंडस्टोन, या फिर जो एरियाज का एल्टीट्यूड कम होगा वहाँ पे बनेगा। अच्छा, वॉल्केनो पढ़ते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीपीसीएस। सबसे ज़्यादा क्या एमिट होता है? वाटर वेपर। एसिडिक लावा बेसिक लावा में डिफरेंस क्या है? जो एसिडिक लावा है वो ज़्यादा डेंस होगा, इसमें सिलिका हाई होगा और ये कम तेज़ी से बहेगा, फ्लो कम होगा। बेसिक लावा जो है वो डेंस कम होगा, इसकी डेंसिटी एसिडिक से कम होगी, सिलिका कंटेंट लो होगा और बेसिक लावा बहेगा बहुत जल्दी। ओल्ड फेथफुल ग्लेशियर कहाँ है? येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए में। फ्यूमारोल क्या होता है? ये वॉल्केनिक एक्टिविटी में जो लास्ट फेज होता है ना, उसको कहते हैं फ्यूमारोल। इसमें से स्टीम और गैसेस निकलती हैं जो अर्थ के अंदर से निकलेंगी, और मेनली इसमें जो भी फ्यूमारोल होगा लास्ट फेज ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, उसमें से अगर सल्फर वाली गैसेस निकलती रहेंगी तो उसी चीज़ को बोलते हैं सोल्फाटूरा। ओके, सोल्फाटूरा। माउंट कटमई इन अलास्का, ये हम देख चुके हैं मैपिंग में। माउंट कटमई इज़ अ फ्यूमारोल, इसी को वैली ऑफ 1000 फ्यूमारोल्स भी कहते हैं, माउंट कटमई को। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज़ माउंट किलोवा इन हवाई, सेकेंड है माउंट एटना, थर्ड है माउंट पिटोन डेला फॉर्नाइज, और उसके बाद है न्यामुरा-गिरा। लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इज़ मौना लोआ इन हवाई आइलैंड। माउंट एटना कहाँ है? सिसिली आइलैंड ऑफ इटली पे है माउंट एटना। माउंट स्ट्रोम्बोली को लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, ये कहाँ है? लिपारी आइलैंड, इटली में ही। सबसे हाईएस्ट एक्टिव यानी कि सबसे ऊंचाई पे जो वो है नेवाडो ओजोस डेल सलाडो। ये कहाँ है? एंडीज अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पे जो एंडीज माउंटेन्स हैं वहाँ पे ओजोस डेल सलाडो। माउंट एरबस ये कहाँ है? रॉस आइलैंड अंटार्कटिका में। माउंट फुजी कहाँ है? हॉन्शू आइलैंड, जापान में। माउंट पेरिक्यूटिन इज़ इन मैक्सिको। माउंट टाल इज़ इन फिलीपींस। किनाबालू मलेशिया में। एल्बर्ज ईरान में। माउंट कोलिमा मैक्सिको में। डॉर्मेंट वॉल्केनो क्या होता है? जहाँ पे वॉल्केनिक एरप्शन एक्सपेक्टेड है लेकिन अभी नहीं हो रहा है, उसको कहते हैं डॉर्मेंट वॉल्केनो। अब जैसे माउंट वेसुवियस, ये कहाँ है? गल्फ ऑफ नेपल्स, इटली में। माउंट सेंट हेलेंस ये कहाँ है? यूएसए में।
इसको फुजी ऑफ यूएसए भी कहते हैं। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो देखो तो कुलाल और किलीमंजारो जो हैं वो एक्सटिंक्ट वॉल्केनो हैं, वो कहाँ हैं? अफ्रीका में। माउंट चिम्बोराजो ये भी एक एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, इक्वाडोर में। माउंट पोपा म्यांमार में। फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम अर्थ सेंटर ये कहाँ पे है? धरती के सेंटर से देखेंगे तो सबसे फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट चिम्बोराजो जो कि इक्वाडोर में है। फिर माउंट सबनकाया कहाँ है? पेरू में। लोकेशन इंपॉर्टेंट है इन सब की। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। माउंट किलीमंजारो कहाँ है? तंजानिया में। एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका और हाईएस्ट वॉल्केनो आउटसाइड साउथ अमेरिका इज माउंट किलीमंजारो। माउंट एल्ब्रस ये कहाँ है? यूरेशिया में, यानी यूरोप और एशिया में हाईएस्ट वॉल्केनो है माउंट एल्ब्रस, और यही रशिया की हाईएस्ट पीक भी है। माउंट पिको डे ओरिजाबा ये क्या है? मेक्सिको में है और इट इज़ द हाईएस्ट वॉल्केनो इन नॉर्थ अमेरिका। माउंट दामावंत it is in Iran and it is highest volcano in Asia. Mount Bona it is highest volcano in USA. Mount Sidley ये कहाँ है? अंटार्कटिका में और वहाँ का हाईएस्ट है। माउंट समेरू इट इज़ इन जावा इंडोनेशिया। एक चीज़ ध्यान रखना कि बाल्टिक सी जो है वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं आता है, क्योंकि वो उसी अटलांटिक वगैरह के पास में है, इसलिए बताया गया है। अर्थक्वेक के बारे में पढ़ते हैं तो हाइपोसेंटर या फोकस कहाँ होता है? जहाँ पे पहला रप्चर होता है। ये धरती है, यहाँ पे अर्थक्वेक का पहला रप्चर हुआ, पहला इनिशिएशन हुआ, तो ये होता है हाइपोसेंटर या फोकस। इसी के ठीक ऊपर जो अर्थ पे पॉइंट होता है उसको कहते हैं एपीसेंटर, और यहाँ पे एपीसेंटर पे ही सबसे पहले वेव्स ऑब्जर्व की जाती हैं। धरती पे पहुँचेगा तभी ना ऑब्जर्व होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले वेव्स ऑब्जर्व की जाती हैं। अब प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स देख लेते हैं। प्राइमरी वेव्स जो है साउंड वेव्स की जगह की तरीके चलती हैं, उन्हीं को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। प्राइमरी वेव्स आर द फास्टेस्ट, और ये गैस हो चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो किसी में भी चल देंगी। सेकेंडरी वेव्स जिसको लाइट के जैसे चलती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स। सरफेस वेव्स ये केवल क्रस्ट पे चलती हैं। ये एपीसेंटर सबसे लास्ट में पहुंचती हैं सरफेस वेव्स, उसके पहले पूरे धरती पे घूम आती हैं, और यही सरफेस वेव्स आर द मोस्ट डैमेजिंग वेव्स। व्हाट इज़ अ रिक्टर स्केल? ये एक लॉगरिथमिक स्केल होती है। इंटेंसिटी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे ही मेज़र किया जाता है। बेसिकली एनर्जी कितनी निकल गई है उसको दिखाती है रिक्टर स्केल। एक होल नंबर अगर बढ़ा तो 32 टाइम्स एनर्जी बढ़ जाती है रिक्टर स्केल पर। मर्कैली स्केल क्या है? ये फिजिकल इम्पैक्ट कितना हुआ अर्थक्वेक का उसको मेज़र करती है। सीज़मोमीटर ये अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए होता है, बेसिकली अर्थ के मोशन को। ये देखो, ये पी वेव का शैडो जोन है, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक दोनों साइड। ये रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ऐसा नहीं है कि पी वेव किसी यहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकती। यहाँ पे क्या है? लिक्विड कोर है, तो यहाँ से चली, लेकिन यहाँ पे लिक्विड होने की वजह से रिफ्रैक्ट कर गई। तो ये हो गया पी वेव का शैडो जोन। एस वेव का शैडो जोन पूरा 105 से लेके 105 तक। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड से ट्रैवल ही नहीं कर पाती। 90% ऑफ अर्थक्वेक्स कहाँ आती हैं? रिंग ऑफ फायर या सर्कम पैसिफिक बेल्ट उसको बोलते हैं। क्यों? प्लेट टेक्टोनिक्स भी वहाँ पे है, वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत होती है। यंग फोल्ड माउंटेन का रीजन है, और लैंड और सी बाउंड्री इंटरेक्शन है।
जो जो अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स इन इंडिया हैं दे आर अंडर मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कभी भी पूछ लिया तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट MCT याद रखना। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? केप वर्डे से स्टार्ट होती है और एल्प्स हो गए, कॉकसस हो गया, हिमालयाज हो गए, ये सारे माउंटेन इसी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट में आते हैं। क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? ये ट्री की हाइट मेजर करने के लिए ग्राफ होता है। सॉरी। कॉन्टिनेंट देखो तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। एशिया में 50 कंट्री हैं, यूरोप में 51 कंट्रीज़ हैं। ये पानी से 3 साइड से घिरा हुआ है और सबसे ज़्यादा प्लेन्स परसेंटेज वाइज देखोगे तो यूरोप में ही है। अफ्रीका में 54 कंट्रीज़ हैं। नॉर्थ अमेरिका का नाम किस पे पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुजी नाम का एक एक्सप्लोरर था और यहाँ पे 23 कंट्रीज़ हैं। साउथ अमेरिका में 12 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे ज़्यादा कंट्री कहाँ हुई? ये देखो अफ्रीका में, सेकंड यूरोप में, थर्ड एशिया में। हाईएस्ट एलिवेशन अगर देखोगे तो सबसे ज़्यादा अंटार्कटिका का है, उसके बाद एशिया का है, फिर नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और सबसे कम एलिवेशन ऑस्ट्रेलिया का है, सबसे ज़्यादा एलिवेशन अंटार्कटिका का है। ऑस्ट्रेलिया में 12 कंट्रीज़ हैं एंड इट हैज़ मैक्सिमम पर कैपिटा लैंड। ये कुछ कंट्रीज़ हैं, देख लो इम्पोर्टेंट। गुआना कहाँ है? ये साउथ अमेरिका में है, इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। गिनी कोनार्की कैपिटल है, गिनी बिसाऊ कैपिटल है और गबोन की कैपिटल लिब्रेविल है। ये सब अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में गियाना है। अब वर्ल्ड की माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। 26% ऑफ द ग्लोब इज़ माउंटेन रेंजेस। ब्रिटिश कोलंबिया को सी ऑफ माउंटेन्स भी कहते हैं। एंडीज कहाँ है? साउथ अमेरिका में, इट इज़ द लार्जेस्ट रेंज। और माउंट अकोनकागुआ जो कि अर्जेंटीना में है, वो एंडीज का लार्जेस्ट हाईएस्ट माउंटेन है। रॉकीज़ नॉर्थ अमेरिका और माउंट एल्बर्ट USA का, ये हाईएस्ट है रॉकीज़ में। सदर्न एल्प्स कहाँ हैं? ये न्यूजीलैंड में हैं और यहाँ पे माउंट कुक या ओराकी, ये हाईएस्ट पीक है। एल्प्स कहाँ हैं? यूरोप में और माउंट ब्लैंक जो है ये हाईएस्ट है एल्प्स में। एटलस कहाँ है? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, ये वाली कंट्रीज़ में एटलस माउंटेन्स हैं अफ्रीका में। और माउंट टूबकाल जो है हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन्स की। ब्लॉक माउंटेन्स कुछ फेमस देख लो। ये सियरा नेवाडा जो कैलिफोर्निया में हमने देखा था मैपिंग में, वो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वहाँ पे। ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी, वॉस्जेस ऑफ फ्रांस और साल्ट रेंज ऑफ पाकिस्तान, ये सब ब्लॉक माउंटेन्स हैं। डोम माउंटेन्स, मोल्टन मैग्मा ड्यू टू लो डेंसिटी राइजेज अप बट डज नॉट इरप्ट। मैग्मा ऐसे बढ़ तो गया लेकिन निकला नहीं, तो यहाँ पे ये डोम माउंटेन बन जाता है। जैसे सिंसिनाटी आर्क ऑफ USA, ब्लैक हिल्स, बिग हॉर्न्स, ये भी USA में ही है, फुजियामा ऑफ जापान और माउंट कोटोपैक्सी ऑफ इक्वाडोर। मिक्स्ड माउंटेन्स का एग्जांपल सियरा नेवादा और एनाकोंडा ऑफ USA। रेसिडुअल माउंटेन्स यानी बहुत ज़्यादा इरोड हो गए हैं तो बस बचे कुचे हैं थोड़े से, जैसे अपने अरावलीज हैं इंडिया के, पेनाइंस हैं यूरोप के और अपलाचियंस हैं US के। अपलाचियंस कहाँ हैं US की? ईस्टर्न कोस्ट पे हमने देखा था। वाइट माउंटेन्स कहाँ हैं? कैलिफोर्निया में USA में। और ब्लैक माउंटेन्स कहाँ हैं? USA में ही हैं, अपलाचियंस में। ये देखो ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन्स जर्मनी में हैं, इनकी हाईएस्ट पीक है फेल्डबर्ग और ये राइन रिवर बहती है ब्लैक फॉरेस्ट और वॉस्जेस, इसको सेपरेट करती है राइन रिवर। अराकनयोमा, ये माउंट विक्टोरिया यहाँ के हाईएस्ट हैं। अराकनयोमा अपने म्यांमार वाली पहाड़ियाँ हैं। माउंट
टिटलिस स्विट्ज़रलैंड में है, एपेनाइंस इटली में है और कॉर्नो ग्रांडे इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ एपेनाइन। दिनारिक एल्प्स ये कहाँ है? इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्ज़ेगोविना, सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो, कोसोवो, अल्बानिया, ये जगह दिनारिक एल्प्स के लिए फेमस है। जूरा माउंटेन्स कहाँ हैं? फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में। पायरीन्स कहाँ हैं? स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे, और ये इबेरियन पेनिनसुला को बाकी यूरोप से सेपरेट करती हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और माउंट कोसियस्को ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक कहाँ है? माउंट देनाली या माउंट मैकिनली है नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पीक। माउंट एल्ब्रस कहाँ है? कॉकसस माउंटेन्स में है और ये यूरोप का हाईएस्ट पीक है, ये हम देख चुके हैं ये सब। माउंट मैकेंजी कहाँ है? कनाडा में। अच्छा, टर्शरी पीरियड के माउंटेन्स हैं एल्प्स, एंडीज़, हिमालयाज़, रॉकीज़, एटलस। ये ध्यान रखना कि हिमालयाज़ जो है वो टर्शरी पीरियड का माउंटेन है। कैलेडोनियन एरा का कौन सा माउंटेन है? तो अपलाचियंस हैं। और प्री कैम्ब्रियन अगर आ जाए तो अरावलीज है। हर्सिनियन एरा में ब्लैक फॉरेस्ट है, वॉस्जेस है, टियान शान, नान शान, गोबी, ये सब हर्सिनियन एरा के हैं, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ड्रेकेंसबर्ग माउंटेन्स कहाँ हैं? साउथ अफ्रीका और लिसोथो में। और यहाँ पे माउंट थबाना एंटिलियाना ये जो है ड्रेकेंसबर्ग का हाईएस्ट माउंटेन है। माउंट एलेघनी कहाँ है? यूएसए में। कैंटरबरियन माउंटेन्स स्पेन में। गोलन हाइट्स इजराइल छीन लिया था सीरिया से। अब प्लेट्यूज देख लेते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। टियान शान या चांगटांग प्लेट्यू जो कि हाईएस्ट है, अरे तिब्बतन या चांगटांग प्लेट्यू 5 किलोमीटर अबव सी लेवल। पीडमोंट प्लेट्यू रीजन कहाँ है? यूएसए में। पेटागोनिया प्लेट्यू साउथ अमेरिका में है। पीडमोंट प्लेट्यू यानी का ही एग्जाम्पल है और मिनरल्स के लिए जाना जाता है। प्लेट्यू ऑफ ओजार्क कहाँ है? यूएसए में। यूरोप का लार्जेस्ट प्लेट्यू है पेनिनसुला स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, सेकंड लार्जेस्ट इज इबेरियन पेनिनसुला। इसी इबेरियन पेनिनसुला पे मेसेटा प्लेट्यू है और इसी पे है माद्रिद जो कि स्पेन में है। पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू को ही आइगिनब्राइट प्लेट्यूज कहते हैं। पायरोक्लास्टिक मतलब जो वॉल्केनो से मटेरियल निकला उसको पायरोक्लास्टिक प्लेट्यू कहते हैं। यूएसए में कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लो, कोकोनीनो प्लेट्यू, एक्वेरियस प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू और कोलोराडो प्लेट्यू। कोलोराडो प्लेट्यू जो है यूएस का लार्जेस्ट प्लेट्यू है। वैलीज देखो तो डेथ वैली यूएसए में है, लोएस्ट एलिवेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। डेविल्स गोल्फ कोर्स मोजावे डेजर्ट में है। टेलर वैली अंटार्कटिका में है। लॉयर वैली फ्रांस में। पो वैली इटली में। एब्रो वैली स्पेन में। रैबिट, फीजेंट और ग्रैंड वैली ये सब यूएसए में है। हम्बर वैली कनाडा में है। सेक्रेड वैली पेरू में है। बाड़ा वैली इंडोनेशिया में। चितवन नेपाल में। स्वात पाकिस्तान में। अच्छा, ब्लैक वुड है, किंग है, वोल्गन है, ये सब कहाँ हैं? ये सब ऑस्ट्रेलिया की वैलीज़ हैं। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन भी ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट बेसिन ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, और इसके नॉर्थ में कोलंबिया प्लेट्यू है और ग्रेट बेसिन के ही साउथ में मोजावे डेजर्ट और सोनोरन डेजर्ट है। वैली ऑफ किंग कहाँ है? इजिप्ट में। ब्लाइंड वैली कहाँ मिलती है? कार्स्ट रीजन में। डेजर्ट बेसिकली वो एरिया होते हैं जहाँ पे एनुअल रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम होती है। अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डेजर्ट्स इन 6 hours इज़ मोर देन एंटायर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस इन एन ईयर। एक साल में जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उतना ये 6 घंटे में निकाल देते हैं भाई। एंड इसी वजह से ये रिन्यूएबल एनर्जी का इम्पोर्टेंट सोर्स हैं। सहारा डेजर्ट की कंट्रीज़ अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, मौरितानिया, मोरक्को, नाइजर, वेस्टर्न सहारा, सूडान, ट्यूनीशिया। अटकामा डेजर्ट
ये साउथ अमेरिका में वेस्ट ऑफ एंडीज। इट इज़ द ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे सूखा डेजर्ट अटाकामा है। और यही सबसे इम्पोर्टेंट सप्लायर है सोडियम नाइट्रेट का। कालाहारी डेजर्ट कहाँ है? बोट्सवाना, नमीबिया और साउथ अफ्रीका में। दश्तलूट इज़ इन ईरान एंड इट इज़ हॉटेस्ट डेजर्ट अकॉर्डिंग टू नासा। थार डेजर्ट जो है वो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है। टकलामाकन डेजर्ट चाइना में है। सोनोगन डेजर्ट यूएसए में है और मेक्सिको के बॉर्डर पे। काराकुम डेजर्ट तुर्कमेनिस्तान में है और इसी के नॉर्थ ईस्ट में है किजिलकुम डेजर्ट। और यहीं पे है दरवाज़ा गैस क्रेटर। ये सब इम्पोर्टेंट नाम है, दरवाज़ा गैस क्रेटर, किजिलकुम डेजर्ट, काराकुम, टकलामाकन, सोनोरन, ये सब पता होना चाहिए कहाँ पे है। कभी भी पूछ देगा एग्ज़ाम में, गलत नहीं होना चाहिए। गिब्सन डेजर्ट ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में है एंड इट इज़ द 5th लार्जेस्ट डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, फिर ग्रेट सैंडी सेकंड, फिर थर्ड इज़ तनामी एंड फोर्थ इज़ सिम्सन एंड फिफ्थ इज़ गिब्सन। ये सब ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स। अल नाफूद इट इज़ इन सऊदी अरेबिया। रूबल खाली डेजर्ट फिर से सऊदी अरेबिया में। इट इज़ द लार्जेस्ट कंटिगुअस सैंड डेजर्ट इन द वर्ल्ड। और यहीं पे है शाइबा और साउथ गवर ऑयल फील्ड्स। किजिलकुम डेजर्ट ये कहाँ है? कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान। गोल्ड के लिए, यूरेनियम के लिए, ऑयल के लिए, नेचुरल गैस के लिए किजिलकुम डेजर्ट फेमस है। दश्त कबीर ईरान में है डेजर्ट, क्या नाम है। गोबी डेजर्ट ये कहाँ है? चाइना और मंगोलिया के पास। पैटागोनिया इज़ अ कोल्ड डेजर्ट इन अर्जेंटीना, ऑल्सो चिली में भी है। ग्रासलैंड हम देख चुके हैं, फिर से देख लो। अफ्रीका के सवाना, वेनेजुएला है लानोस, ब्राज़ील में कैंपोस, अमेजन बेसिन सिल्वास। टेम्परेट ग्रासलैंड्स अफ्रीका में फेल्ड्स, अर्जेंटीना में पैम्पास, यूरेशिया में स्टेपीज़, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और पुस्ताज कहाँ है? हंगरी में। कंट्रीज़ के बारे में देखें तो एरिया वाइज रशिया सबसे बड़ी कंट्री है। इंडिया रशिया के फर्स्ट रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया, फिर 7th नंबर पे इंडिया आती है। और पॉपुलेशन में नंबर 1 हो गई भैया। ये तो पुराना लिखा हुआ है। और चाइना एंड रशिया बॉर्डर 14 कंट्रीज़, यानी सबसे ज़्यादा जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं वो चाइना में भी और रशिया में बराबर बराबर है। 14 चाइना भी बॉर्डर है और 14 देशों से रशिया भी घिरा हुआ है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो कि सोमाली पेनिनसुला है, वहाँ की कंट्रीज़ भी इम्पोर्टेंट हैं, पूछता है एग्ज़ाम में। कौन कौन सी कंट्रीज? जिबूटी है, एरिट्रिया है, एथियोपिया है, सोमालिया है। ये सब हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। जो अफ्रीका के मैप में एक तो ये ऐसे हॉर्न बना है रेड सी के नीचे। ज़ाम्बिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसराइल के बॉर्डर पे कौन कौन सी कंट्री है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। ये जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप मैप लेके बैठो और देखते जाओ साथ में, तब याद होगा। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? स्वीडन, डेनमार्क और नॉर्वे। बाल्कन कंट्रीज़ पहले भी देख चुके हैं, पूछेगा भी नहीं। सर्बिया और मैसेडोनिया ये दोनों लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। ये कन्फ्यूज़न करता है इसलिए मैंने लिखा हुआ है, एग्ज़ाम में पूछता है कभी कभी, और ये ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी मदद करेगा। कोस्ट लाइन कहाँ की सबसे बड़ी है? तो कनाडा है, सेकंड इंडोनेशिया, थर्ड इज़ ग्रीनलैंड, फिर रशिया, फिर फिलीपींस। कैस्पियन सी कंट्रीज़ देखना है तो तारिक, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, रशिया, ईरान, कज़ाकिस्तान। सेंट्रल अमेरिका की कुछ कंट्रीज़ मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, अब फिर देख लो। बेलीज़, कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर, गुआटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा। ग्रेट ब्रिटेन किसको बोलते हैं? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिला के ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। और यूके क्या है? ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड जो है, ये दोनों मिला के यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। बांग्लादेश का बॉर्डर इंडिया और म्यांमार से है, दोनों से है। अफ़गानिस्तान का बॉर्डर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये हमें पता होना चाहिए।
और म्यांमार का बॉर्डर बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, लाओस और थाईलैंड से है। डिपेंडेंट टेरिटरी थोड़ा सा देख लो, पूछ सकता है कभी भी मैचिंग में। तो क्रिसमस आइलैंड, कोकोस आइलैंड, नॉर्फोक आइलैंड, ये सब ऑस्ट्रेलिया की हैं। मार्टिनिक आइलैंड, फ्रेंच पॉलिनेशिया, रीयूनियन आइलैंड, न्यू कैलेडोनिया और फ्रेंच गुआना, ये सब फ्रांस की हैं। ग्रीनलैंड और फेरो आइलैंड ये डेनमार्क की हैं। प्यूर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड यूएसए का। मदीरा और अजोर्स आइलैंड ये पोर्टुगल का। सेंटा क्रूज, कैनरी आइलैंड और क्यूटा ये सब स्पेन की हैं। सेंट हेलेना, जिब्राल्टर, फॉकलैंड आइलैंड्स और चागोस आर्चिपेलागो ये यूनाइटेड किंगडम की हैं। बियर आइलैंड कहाँ है? यूएसए में। और फ्रैंच जोसेफ आइलैंड भी है रशिया का। लैंडलॉक्ड कंट्रीज देखो, अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया, ये 5 एशिया की याद कर लो। और सेंट्रल एशियन कंट्रीज तो हैं ही, यही 5 हैं, यही 10 टोटल एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं। यूरोप की लैंडलॉक्ड कंट्रीज ऑस्ट्रिया, आर्मेनिया, हंगरी, अजरबैजान, बेलारूस, स्लोवाकिया और भी बहुत सारी हैं। इतनी हैं, याद कर लो, ऑप्शन में आएगा एलिमिनेट कर देना। साउथ अमेरिका की इंपॉर्टेंट कंट्रीज बोलीविया और पैराग्वे, ये दोनों लैंडलॉक्ड हैं। ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज 2 हैं, याद रखना, टर्की अकेले नहीं है। दो कॉन्टिनेंट में आते हैं, एक टर्की है, दूसरा जॉर्जिया भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स देख लो, तो लेक विक्टोरिया के बगल केन्या, युगांडा, तंजानिया है। मैगिनॉट लाइन कहाँ है? फ्रांस, इटली, जर्मनी के बीच में। अल्पाइन लाइन या लिटिल मैगिनॉट लाइन ये कहाँ है? फ्रांस और इटली के बीच में। 49th पैरेलल यूएस कनाडा के बीच में है। 38th पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है। ओडर नेसी लाइन कहाँ है? जर्मनी पोलैंड के बीच में है। हिंडनबर्ग लाइन कहाँ है? ये भी जर्मनी पोलैंड के बीच में है। और मैनर हीम लाइन कहाँ है? पोलैंड रशिया के बीच में है। इसमें मैंने आसान चीज़ें नहीं लिखी हैं, इंडिया पाकिस्तान वाली लाइन और इंडिया चाइना वाली लाइन, ठीक है। कुछ सिटीज़ देख लो, तो घाना की अक्रा, कीनिया की नैरोबी, नमीबिया की विंडहोक, नाइजीरिया में अबूजा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा पीछे कौन सी नदी है? आर्नो रिवर है, इटली की। जाम्बिया में लुसाका, जॉर्डन की अम्मान, किर्गिस्तान बिश्केक, बुल्गारिया की सोफिया, जॉर्जिया टिबिलिसी, आइसलैंड रेकजाविक, ये सब इम्पोर्टेंट वो हैं, सिटीज़ हैं और कैपिटल्स हैं। सिलिकन वैली की सिटीज़ देख लो, कैंप बेल, पालो ऑल्टो और सेंटा क्लैरा, ये सब सिलिकन वैली की सिटीज़ हैं। साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल प्रिटोरिया और जुडिशियल कैपिटल है ब्लॉमफॉन्टेन। कांधार अफगानिस्तान में, वो तरनाक रिवर के किनारे है। बैकानूर कहाँ है? कजाकिस्तान में है और ये इट इज़ द ओल्डेस्ट स्पेस लॉन्च सेंटर। आर्कटिक सर्कल के साउथ में पहला देश आइसलैंड है। सन सिटी किसको कहते हैं? साउथ अफ्रीका को। कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स साउथ अमेरिका को। ब्लू ग्रास स्ट्रेट केंटकी को। गेटवे टू वेस्ट इस्तानबुल को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट ओसाका को। पर्ल ऑफ साइबेरिया, बैकाल लेक बोलते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया। और लैंड ऑफ मॉर्निंग काम इज कोरिया। ओके, बहुत ज़्यादा अब ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ाया है, ये सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं आती हैं, मैंने चुन चुन के लिखा हुआ है। और लेकिन जितना लिखा है उतना आपको पता होना चाहिए, और घूम फिर के इसी में कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर। ओके, सो थैंक यू। वर्ल्ड ज्योग्राफी ख़त्म होती है, इसके बाद हम साइंस उठाएंगे और साइंस बहुत ही आराम से ख़त्म होगी। थैंक यू सो मच।